बच्चों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, इसे पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। बच्चों, हमने इस एकांकी में पढ़ा है कि उमा नाम की एक लड़की होती है जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी होती है, अच्छी गायिका होती है। उसे देखने के लिए एक पिता और पुत्र आते हैं। पुत्र जो होता है वह उससे विवाह का आकांक्षी होता है। वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह स्त्रियों की शिक्षा को अच्छा नहीं समझता। वे दोनों पिता और पुत्र विवाह को एक व्यापार समझते हैं। वे सोचते हैं कि लड़की सिर्फ सुंदर होनी चाहिए, उसका पढ़ा लिखा होना जीवन में कभी भी काम नहीं आ सकता। लेकिन जो लड़की होती है जिसका विवाह होने वाला होता है, उमा, वह उन पिता और पुत्र को बहुत बुरी तरीके से डांट करके अपने घर से विदा करती है। वह बताती है कि आपका जो पुत्र है इसका ना तो चरित्र अच्छा है, ना ही यह पढ़ाई में अच्छा है, और मैं इसे अपने विवाह के योग्य नहीं समझती। यह बहुत ही रोचक एकांकी है और आज के युग के अनुरूप भी है। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था, यानी कि एक हमारे जमाने की बात है, कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। उनका समय, जिस समय वे जवान हुआ करते थे, उस समय की तुलना वे आज के वर्तमान के समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? क्या यह ठीक है या फिर ठीक नहीं है? उत्तर: रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही समवयस्क अधेड़ पुरुष हैं। वे दोनों ही समान आयु के हैं और अधेड़ हैं। 50-60 वर्ष उनकी अवस्था है। अपने पुराने समय को और उसकी प्रत्येक बात को अच्छा मानना उनके लिए स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करता है और उन्हें अच्छा मानता है, तो यह स्वाभाविक है। पुरानी बातें वृद्ध लोगों की स्मृति में सदा रहती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है, वह पुरानी बातों को, अपने बचपन की बातों को, अपनी युवावस्था की बातों को अक्सर याद किया करते हैं और प्राय उनको बार बार याद करना और प्रकट करना उनका स्वभाव बन जाता है। वर्तमान चाहे कितनी ही प्रगति कर ले और उसमें अनेक सुविधाएं और अच्छाइयां आ जाएं, किंतु वृद्ध लोग अपने समय को ही अच्छा मानते हैं। दोनों कालों की इस तुलना को तर्क संगत तो नहीं माना जा सकता। दोनों समय की तुलना को हम तर्क संगत नहीं मानते। इन दोनों में तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराना समय उस समय के अनुसार अच्छा था और नया समय भी अच्छा है। किंतु इसको सामान्य मानव स्वभाव अवश्य माना जा सकता है, लेकिन यह सामान्य मानव का स्वभाव होता है। अब बच्चों, प्रश्न 2। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? वे स्वयं तो विचारों से आधुनिक हैं, नए जमाने के हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलाई है, लेकिन जब बात विवाह की आती है तो वे ऊंची शिक्षा को छिपाते हैं। यह उनकी किस विवशता, विवशता होता है बच्चों लाचारी या मजबूरी, तो उनकी क्या मजबूरी है कि वे अपनी बेटी की ऊंची शिक्षा को छिपाते हैं? कौन सी मजबूरी यहाँ पर उजागर होती है? उत्तर: रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वह लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के विरोधी नहीं हैं। वे अच्छा मानते हैं कि लड़कियां ऊंची शिक्षा प्राप्त करें और ऊंचे पदों को भी प्राप्त करें। उमा को रामस्वरूप ने BA तक की शिक्षा दिलाई है। उसको संगीत, चित्रकला आदि में भी पारंगत बनाया है, यानी कि उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। उसे संगीत भी आता है, चित्रकला की भी शिक्षा ली है और पढ़ी लिखी तो वह है ही। परंतु उमा के विवाह का अवसर आने पर वह उसकी उच्च शिक्षा को छिपाकर उसको केवल मैट्रिक तक ही पढ़ी हुई बताते हैं, लेकिन वे उसे केवल मैट्रिक तक, यानी कि 10वीं तक पढ़ी हुई बताते हैं।
शादी के लिए उमा को देखने आने वाले पिता पुत्र के बारे में वह बताते हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। राम स्वरूप इस तरह के लोगों के सामने विवश है। समाज में जो ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना पसंद नहीं करते, उनके सामने राम स्वरूप विवश हैं, क्योंकि वे अपनी पुत्री का विवाह एक पढ़े लिखे समझदार लड़के से करना चाहते हैं, एक ऐसे लड़के से करना चाहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन जब उन लड़कों की मानसिकता ऐसी होती है कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है, तो यहाँ पर राम स्वरूप जैसे पिता विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। उनको लड़की की शादी करनी है और लोग लड़की चाहते हैं कम पढ़ी लिखी, जो बिना कुछ सोचे विचारे उनकी बात माने, क्योंकि विवाह के अवसर पर लोग बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लड़की की कल्पना करते हैं, जो कि सारी बातों को बिना अपना विवेक प्रयोग किए मान ले, सारी बातों में वह लड़की हाँ में हाँ मिलाए, ऐसी लड़की लोग चाहते हैं। समाज की यही मानसिकता राम स्वरूप को मजबूर करती है कि वह अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को शादी के अवसर पर छिपाकर रखें, और यही किसी भी लड़की के पिता की मजबूरी होती है। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? इसका उत्तर देखिए। राम स्वरूप की बेटी उमा बीए पास है, वह सुंदर और सुशील है, आत्मसम्मान उसे प्रिय है, वह अपने आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है तथा सादगी पसंद है। विवाह का अवसर आने पर लोग इन गुणों को महत्व न देकर दिखावा पसंद करते हैं। आपने भी इस पाठ में पढ़ा था कि कैसे लोग चाहते हैं कि लड़की पाउडर लगाए, मेकअप करे, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करे और सुंदर दिखे, तो लोग सामान्य सादगी पसंद लड़कियों को पसंद ना करके दिखावा करने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं। समाज की दूषित मानसिकता से विवश होकर राम स्वरूप भी चाहते हैं कि उनकी पुत्री दिखावा करे, जैसे कि और लोग चाहते हैं उसी तरह से राम स्वरूप भी अपनी बेटी से चाहते हैं कि वह भी दिखावा करे, वह भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करे, वह भी लड़के वालों के सामने गीत गा करके दिखाए कि वह कितना अच्छा गाती है। तो इस तरह वे भी दिखावा पसंद करते हैं। वह अपनी बीए तक की योग्यता को छिपाकर एक मैट्रिक पास लड़की जैसा व्यवहार करे, तो लड़की के पिता भी यही चाहते हैं। राम स्वरूप की यह अपेक्षा सर्वथा अनुचित है, लेकिन यह जो अपेक्षा वे अपनी पुत्री से करते हैं यह अपेक्षा बिल्कुल ही गलत है। यह ठीक है कि पुत्री के विवाह के लिए वह मानसिक दबाव में है, उनके मानस में, उनके दिमाग में यह दबाव है कि मुझे अपनी पुत्री का अच्छे घर में विवाह करना है, परंतु अपनी पुत्री से यह आशा करने की अपेक्षा उनको उसके लिए सुयोग्य तथा उसके गुणों को महत्व देने वाले वर की तलाश करनी चाहिए। उन्हें ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो कि उनकी पुत्री की शिक्षा, सुंदरता और जो उसकी रुचियां हैं उनको महत्व दे और उन्हीं के साथ उसको स्वीकार करे। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो दोनों जो पुरुष होते हैं, एक तो अपने पुत्र का विवाह करना चाहता है, दूसरा अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है। पुत्र के विवाह को तो बिजनेस माना जाता है और पुत्री के विवाह के समय पुत्री की योग्यता तक को छुपाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि लड़के वालों को इतनी पढ़ी लिखी लड़की की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या दोनों ही अपराधी हैं या दोनों ही अपराधी नहीं हैं? उत्तर, गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ उसके विवाह के लिए राम स्वरूप की लड़की उमा को देखने आए हैं। राम स्वरूप के साथ बातें करने के बाद वह बिजनेस की बात करना चाहते हैं। यहाँ पर बिजनेस क्या है? यहाँ पर बिजनेस है विवाह।
बिजनेस से उनका तात्पर्य शंकर के विवाह से है। बिजनेस शब्द का प्रयोग करके वह विवाह को भी लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं, यानी विवाह उनके लिए कोई संबंध नहीं है, जन्मों का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह तो लाभ और हानि का तराजू है कि अपने पुत्र का विवाह करने से उनको कितना लाभ होगा, ये वे देखना चाहते हैं। कि उमा की शादी शंकर के साथ हो जाए, क्योंकि शंकर मेडिकल में पढ़ रहा है और उसके पिता एक अच्छे वकील हैं। इस कारण वह उमा को ग्रेजुएट ना बताकर मैट्रिक तक पढ़ी हुई बताते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह एक अच्छे धनी और प्रतिष्ठित परिवार में हो जाए, इसलिए वे झूठ बोलते हैं। गोपाल प्रसाद अधिक अपराधी हैं, लेकिन अगर दोनों में ही देखा जाए तो गोपाल प्रसाद अधिक अपराधी हैं, क्योंकि वह लड़की को मेज कुर्सी की तरह सजावटी सामान मानता है। वह यह नहीं समझता कि लड़की के भी हृदय होता है, लड़की को भी पसंद और नापसंद करने का अधिकार होता है, और विवाह को व्यापार मानता है। इसके स्थान पर जो राम स्वरूप हैं, वे विवशता के कारण यानी लाचारी के कारण ऐसा करते हैं, पर फिर भी उनका कार्य भी अपराधपूर्ण ही कहा जाएगा, क्योंकि लड़की का जो पिता होता है वह तो लाचारी में, मजबूरी में, विवशता में इस तरह के कदम उठाता है, लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध ही कहा जाएगा, चाहे वह लाचारी में ही किया जाए। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? वह शंकर की किन कमियों की ओर इशारा करती है? उत्तर, उमा का यह कथन आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं गोपाल प्रसाद के प्रति है और उनके बेटे शंकर के संबंध में है। यह बात वह गोपाल प्रसाद से कह रही है और शंकर के विषय में कह रही है। इस कथन के माध्यम से उमा गोपाल प्रसाद को बताना चाहती है कि पहला, उनका बेटा शंकर भले ही बीएससी के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, परंतु उसके विचारों में नवयुवकों जैसी मौलिकता नहीं है। उसके विचार नए नहीं हैं, जैसे कि सामान्य रूप से नवयुवकों के विचार होते हैं वैसे विचार नहीं हैं। वह पुराने और दकियानूसी विचारधारा का लड़का है। दूसरा, स्त्रियों की शिक्षा तथा समाज में उनके स्थान के विषय में उसके विचार समयानुकूल नहीं है, समय के अनुसार उसके विचार नहीं है। वह स्त्रियों का अधिक पढ़ा लिखा होना पसंद नहीं करता है। तीसरा, शंकर का चरित्र भी अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के निकट ताक झांक करने तथा नौकरानी से मुंह छिपाकर भागने से उसकी चरित्रहीनता प्रकट होती है, क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास चक्कर काट रहा था, वहां पे ताक झांक कर रहा था। इससे उसकी चरित्रहीनता का पता चलता है और वह कितना कायर है इस बात का पता चलता है कि नौकरानी के पैरों में पड़ करके माफ़ी मांग करके वह वहां से भाग करके आया था। शारीरिक दृष्टि से भी वह दुर्बल है, शरीर की दृष्टि से भी वह कमज़ोर है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, उसमें कोई परेशानी है तथा उसमें पुरुषोचित शक्ति का अभाव है। इस प्रकार से सामान्य पुरुषोचित शक्ति जो होती है, पुरुषों में जैसी शक्ति होती है वैसी शक्ति भी उसके अंदर नहीं है। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? समाज को कैसे नवयुवक नवयुवतियाँ चाहिए? हमारा समाज किनके द्वारा आगे बढ़ सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क के साथ हमें उत्तर देना है। उत्तर, शंकर और उमा के व्यक्तित्व विरोधाभासी हैं। दोनों के व्यक्तित्व में विरोध दिखाई देता है, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। शंकर लड़का है, बीएससी के पश्चात मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, परंतु उसके विचारों में प्रगतिशीलता, दृढ़ता और उदारता का अभाव है। वह प्रगतिशील नहीं है, नए विचारों का नहीं है, उसके विचारों में दृढ़ता यानी मजबूती नहीं है और उदारता भी
नहीं है। पढ़ा लिखा होने पर भी वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझता। स्वयं पढ़ा लिखा है परंतु फिर भी वह शिक्षा के महत्व को नहीं जानता। नारी शिक्षा का वह विरोधी है। उसका चरित्र भी पतित है, उसका चरित्र भी गिरा हुआ है, खराब है। ऐसा नवयुवक समाज का हित नहीं कर सकता। ऐसा नवयुवक, ऐसा लड़का समाज का क्या हित कर सकता है? कुछ भी नहीं। उम्मा युवती है, इसके स्थान पर उमा है, वह युवती है, लड़की है। बीए पास है, बीए तक की पढ़ाई की है, वह अपनी मान मर्यादा, वह अपने सम्मान को, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानती है, उसके प्रति सचेत है। वह सादगी में विश्वास करती है, वह सादा जीवन जीना पसंद करती है तथा प्रदर्शन प्रिय नहीं है। उसको दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह जैसी है वैसी ही दिखना पसंद करती है। वह शांत और गंभीर है, उसका स्वभाव शांत है और गंभीर है। वह गोपाल प्रसाद जैसे दंभी, दंभी का अर्थ होता है जिसको बहुत घमंड हो, गर्व हो। महिला विरोधी, जो महिलाओं का विरोधी हो। महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, क्योंकि वह महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। वह स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं मानता। अंधविश्वासी, अंधविश्वास में यकीन करने वाला तथा कुतर्की तथा गलत तर्क करने वाले। वकील के घमंड को चूर चूर कर देती है, उनके घमंड का नाश कर देती है। उमा जैसी नवयुवतियों की आवश्यकता प्रत्येक समाज को होती है। उमा जैसी लड़कियों की तो हर देश को, हर समाज को आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज और परिवार के उत्थान तथा विकास की सामर्थ्य उनमें ही होती है, क्योंकि वे ही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, परिवार को उन्नति की रास्ते पर आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए उनकी आवश्यकता हर समाज को, हर देश को और हर परिवार को होती है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक यानी कि जो नाम है, क्या यह सार्थक है? क्या यह नाम इस एकांकी के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित है? रीढ़ की हड्डी विभिन्न प्राणियों के शरीर में स्थित एक प्रमुख हड्डी है। यह प्राणियों के शरीर की एक बहुत ही प्रमुख मुख्य हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में यह पीठ के मध्य में होती है। उसका मस्तिष्क इसी पर टिका है। इंसान का जो मस्तिष्क होता है, जो सिर होता है, वह रीढ़ की हड्डी पर ही टिका हुआ होता है। उसके शरीर का ढांचा इसके बिना नहीं चल सकता। अगर किसी के शरीर की रीढ़ की हड्डी खराब होगी तो उसका शरीर स्थिर नहीं रह पाएगा, उसके शरीर का ढांचा बेडोल हो जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में रीढ़ की हड्डी का प्रयोग शीर्षक में प्रतीकात्मक है। इस रीढ़ की हड्डी वाक्यांश का जो प्रयोग किया गया है यह प्रतीकात्मक है, यह एक प्रतीक के रूप में किया गया है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी व्यक्तित्व में मौलिक विचारों, इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व तथा दृढ़ चरित्र का प्रतीक है। इस पाठ में रीढ़ की हड्डी जो है वह किस किस बात का प्रतीक है? वह व्यक्तित्व में मौलिक विचारों, व्यक्तित्व में जो नवीन विचार होते हैं उनका प्रतीक है। इच्छा शक्ति का प्रतीक है। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छा शक्ति होती है, अपने कामों को सफल करने के लिए कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसका प्रतीक है। व्यक्तित्व का यानी चरित्र का और दृढ़ मजबूत चरित्र का प्रतीक रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है। इस प्रकार एक एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी प्रतीकात्मक होने के साथ सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है। इसलिए यह बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है और सार्थक है। इसका अर्थ भी इस पाठ के अनुसार बिल्कुल ही ठीक निकलता है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा है और इसकी कथा वस्तु से हम परिचित हो गए हैं। इसमें जो कथानक है, इसमें जो कहानी है, उस कहानी के अनुसार आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? इस एकांकी का सबसे मुख्य पात्र कौन है? इस एकांकी का मुख्य पात्र शंकर है या फिर उमा है या फिर कोई और इस एकांकी
एकांकी का मुख्य पात्र है? आपको यहाँ पर यह बताना है। उत्तर, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की कथा का आधार आधुनिक चेतना है। नवीन नारी के अंदर, आधुनिक नारी के अंदर जो चेतना आई है, जो जागृति आई है, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है। वह महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आज की जो महिला है वो महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है, महिलाओं को शक्ति देना चाहती है और उनको अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति में उमा ही सहायक है। उमा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उसको एकांकी की प्रमुख पात्र सिद्ध करती हैं। इस एकांकी की मुख्य पात्र उमा ही साबित होती है। पहला गुण जो उमा में है वह है सुशिक्षित एवं प्रगतिशील विचारों वाली। उमा बीए पास है, उसके विचार प्रगतिशील हैं, वह साहित्य, संगीत एवं कला में निपुण है, यानी कि वह बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है और उसमें बहुत अधिक गुण हैं। दूसरा, सादगी पसंद। उमा सादगी पसंद युवती है। वह बनावटी सौंदर्य प्रसाधन में नहीं, स्वाभाविक सुंदरता में विश्वास करती है। वह स्वाभाविक सुंदरता को ही महत्व देती है। स्वाभिमानी। उमा स्वाभिमानी युवती है। उसे अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान बहुत प्रिय है। शादी के लिए लड़की के गुणों की नापतोल को नारीत मानती है। उसे लगता है कि लड़की को एक सजावटी वस्तु की तरह से देखा जाता है और इसे वह लड़कियों की गरिमा के लिए खराब मानती है। अनाचार विरोधी। वह अत्याचार का विरोध करने वाली है। उमा अपने पिता के कहने पर अपनी शिक्षा को छिपाकर चरित्रहीन और मौलिक विचार विहीन शंकर से विवाह करना स्वीकार नहीं करती, यानी कि वह गलत बात को नहीं मानती और ऐसी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध साहस के साथ विद्रोह करती है और इस तरह की बातों का वह विरोध भी करना जानती है। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इन दोनों के चरित्र में जो जो विशेषताएं हैं, जो जो गुण हैं और जो जो दोष हैं वह हमें बताने हैं। उत्तर, गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता हैं तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? धूर्त और चालाक। वे बहुत ही धूर्त हैं, बहुत ही बदमाश हैं और बहुत ही चालाक हैं। गोपाल प्रसाद खलनायक हैं। वह धूर्त और चालाक वकील है। वह शादी को बिजनेस कहता है। उसको मैट्रिक से अधिक पढ़ी लड़की बहू के रूप में नहीं चाहिए, क्योंकि वह उसके अनुचित आदेशों को मानने से इनकार कर सकती है। वह ऐसी लड़की चाहता है जिसके अंदर स्वयं का विवेक ना हो, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, केवल घर में रहकर घर के कामकाज करती रहे और किसी भी बाहरी मामले में कोई दखलंदाजी ना करे। अधिक बोलने वाला। अपना दबाव बनाने के लिए ही वह जोर जोर से तथा दूसरों को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही लगातार बोलता है। वह लगातार बोलता रहता है। महिला पुरुष में भेदभाव। गोपाल प्रसाद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हेय समझता है, यानी कि हीन समझता है। वह स्त्री शिक्षा का भी विरोधी है। वह पुरुष सत्ता का समर्थक पात्र है। वह मानता है कि समाज केवल पुरुषों के द्वारा ही चलाया जाता है। वह शिक्षा को लड़कों का अधिकार मानता है। वह मानता है कि लड़कियों को शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं है। मजाकिया। वह स्वभाव से कैसा है? स्वभाव से मजाकिया है। बीच बीच में मजाक करना उसका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद बातूनी है, बहुत बोलने वाला है। बातचीत के बीच हंसी मजाक करना भी उसकी आदत है। इसके द्वारा वह अपने कुतर्कों को दूसरों पर स्थापित करने का प्रयास करता है। हंसी मजाक के द्वारा ही वह अपने कुतर्कों को, अपनी गलत बातों को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करता है। रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं।
राम स्वरूप जो हैं वे लड़की के पिता हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं। कन्या का पिता, राम स्वरूप का चरित्र भारतीय कन्या के पिता का चरित्र है। जैसा सामान्य भारतीय पुत्री का जो पिता होता है उसका चरित्र होता है, वैसा ही चरित्र राम स्वरूप का भी है। कन्या का पिता होने के नाते वह बाहरी दबावों और विपरीत परिस्थितियों से पीड़ित है, क्योंकि वह पुत्री का पिता है इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और उसकी परिस्थितियां जो हैं उनके कारण वह पीड़ित है। एक कन्या के पिता की समस्त दुर्बलताएं उसमें है, परंतु यह उसकी विवशता है। लड़कियों के पिता की जो भी कमजोरियां होती हैं वे कमजोरियां भी उसमें हैं, लेकिन यह सब उसकी मजबूरी ही है। समयानुकूल उच्च विचार, राम स्वरूप समय के अनुरूप सोचता है और काम भी करना चाहता है। वह अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलाता है, वह पौंगापंथी का समर्थन नहीं करता, वह पिछड़े विचारों का नहीं है। वह अपनी पुत्री को भी ऊंची शिक्षा दिलाता है, उसे संगीत की भी शिक्षा दिलाता है, चित्रकला भी सिखाता है और अपनी बेटी को सभी कामों में पारंगत करता है। इस कारण वह पौंगापंथी को नहीं मानता। समझौतावादी, राम स्वरूप अपनी संतान के हित के लिए अपने सिद्धांत छोड़कर समझौतावादी रुख अपनाता है। वह गोपाल प्रसाद की हर बात में हाँ हाँ करता है तथा अपनी बेटी से भी आशा करता है कि वह भी दिखावटी आचरण करे। तो वह समझौतावादी है, यद्यपि उसके विचार तो अलग हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वह सोचता है कि मेरी बेटी का हित इसी में है कि उसका विवाह डॉक्टर लड़के से हो जाए, इसके लिए वह लड़के वालों की हर बात में हाँ हाँ मिलाता है, समर्थन करता है और चाहता है कि उनकी बेटी भी चुपचाप रह करके यह विवाह कर ले, क्योंकि यह उसके हित में हो सकता है। प्रश्न 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एक व्यंग प्रधान सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्न हैं। यह व्यंग प्रधान एकांकी है जिसमें कि हंसी मजाक है, बड़ा ही रोचक है और इसके उद्देश्य हैं। पहला, एक एकांकी का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों से हे मानने, उनको उच्च शिक्षा से वंचित रखने, उनको घर की दीवारों के बीच कैद रखने, चरण सेविका बनाने जैसी दकियानूसी प्रथाओं का विरोध करना है। इस एकांकी के द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। स्त्रियों को भी समाज में समाज अधिकार मिलना चाहिए, यह बताने का प्रयत्न किया है। दूसरा, एकांकी संदेश देता है कि महिला पुरुष समान हैं, उनमें भेदभाव अनुचित है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। विवाह के लिए प्रस्तुत लड़कियों की उपेक्षा करना स्त्री जाति के दमन और शोषण का सूचक है कि विवाह के समय लड़कियों का मोलभाव करना, लड़कियों को देखना, मेज कुर्सी की तरह जांच परख करना, यह बिल्कुल गलत है। चौथा, महिलाओं को संदेश दिया गया है कि स्वयं साहस पूर्वक उठकर खड़े हुए बिना उनका उद्धार नहीं होगा, उन्हें उमा के समान ही विद्रोह का मार्ग अपनाना होगा। यह लड़कियों को बताया गया है कि जिस तरह से उमा का व्यक्तित्व है वैसा ही व्यक्तित्व उनका होना चाहिए, उनके अंदर साहस होना चाहिए कि वे गलत बात का विरोध कर सकें। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? महिलाओं की इज्जत के लिए, महिलाओं की गरिमा के लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो सकता है। हम महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं और माता पिता तथा लड़कियों को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, समान अधिकार। भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है, परंतु लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव चल रहा है। इसे हम
लोगों को समझाकर अथवा उन्हें दंडित कराकर उनके अधिकार दिला सकते हैं। वैसे तो संविधान की दृष्टि में महिला और पुरुष समान हैं, लेकिन समाज में फिर भी इनमें भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव को ही हमें दूर करने का प्रयत्न करना है। तीसरा, निर्भीकता यानी कि निडरता। महिलाओं को भय और आतंक से मुक्ति दिलानी होगी, उन्हें डर से मुक्ति दिलानी होगी। हम इसके लिए महिलाओं को संगठित करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, उन्हें एक करेंगे, उनको कानून का ज्ञान कराएंगे तथा संकट के समय आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे जैसे उपाय भी सिखाएंगे। तो महिलाओं को आत्मरक्षा भी आनी चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान भी होना चाहिए। इस तरह से उन्हें संगठित करके हम उनका भला कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। यह प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी। अगली कक्षा लेना भूलिएगा नहीं। चलिए, तब तक के लिए मैं जाती हूँ। नमस्कार।